अब चैप्टर 4 डॉक्टर राजीव माल की जो बुक है उसमें चैप्टर 4 रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम देख रहे हैं। सबसे पहला है कि सपोज यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एनालिस्ट फॉर अ लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आपको एनालिस्ट अपॉइंट किया गया है। डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यू वुड डॉक्यूमेंट इन द एसआरएस। क्या क्या आप डॉक्यूमेंट करेंगे एंड व्हाट वुड बी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो क्या क्या लिखेंगे, क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसको शॉर्ट में देखा जाए तो उसका उत्तर है सबसे पहले वैसे इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैंने लिखा है, बट इसका जो उत्तर है वो इस तरीके का है कि आपको इसमें 3 चीजें बतानी है। एक तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और तीसरा है कंस्ट्रेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और तीसरा है कंस्ट्रेंट। फिर है यूजिंग सुटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम दैट वुड बी आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक्टिविटी। तो क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम हटाते हैं वो उसको आपको बताना है। तो इसमें देखिए एम्बिग्विटी है, इनकंसिस्टेंसी है, या फिर आपकी इनएक्यूरेसी है। तो अगर जो मेन अगर आप लिखना चाहें इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, उसमें एम्बिग्विटी है, इनकम्प्लीटनेस है और इनकंसिस्टेंसी है। एम्बिग्विटी यानी कि कोई भी शब्द ऐसा ना हो जैसे द जीयूआई शुड बी गुड। अब गुड का कुछ एम्बिगुअस शब्द है या फिर फ्रेज है। इसी तरीके से इनकम्प्लीटनेस की बात जहाँ तक होती है कि आप कुछ चीज़ आधा मत लिखें, कोई चीज़ को ओवर साइड ना करें। जो चीज़ लिखनी है उसको हम जरूर लिखेंगे, चाहे वो कितनी छोटी भी क्यों ना हो। अगर वो आपके सॉफ्टवेयर के लिए एक रोल प्ले कर रही है या फंक्शनलिटी एक ऐसा रोल प्ले कर रही है, उसका ओवर साइड या फिर उसको ये समझ के कि वो इम्प्लिसिट है, आपको छोड़ना नहीं है। तीसरा है इनकंसिस्टेंसी, यानी कि एक पार्ट कुछ और कर रहा है, दूसरा पार्ट कुछ और कर रहा है। यानी जो आपके एसआरएस है वो स्टार्टिंग से एंड तक कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अब है आपको 5 डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक बतानी है एक अच्छे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की। इसका उत्तर मांगा है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला तो ये है कि कंसाइज होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा लेंदी ना हो। स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए या पूरी तरीके से वो एक स्ट्रक्चर्ड एस्पेक्ट फॉलो करना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कोई एक जब उसे पढ़े तो वो ये जानता है कहाँ पे क्या चीज़ मिलनी चाहिए, इसे हम स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। ब्लैक बॉक्स व्यू मतलब आपको ये बताना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, यह भी नहीं बताना है। कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट आप उसमें दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से आने चाहिए, वो किसी न किसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। रिस्पॉन्स टू अनडिजायर्ड इवेंट्स, यानी कि अगर आप समझ सकते हैं कि कुछ रिस्क है इसमें इन्वॉल्व या कुछ अनडिजायर्ड इवेंट्स हो सकते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा वो भी आपको देने हैं वहाँ पर। वेरीफाइबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वेरीफाइबल की। वेरीफाइबल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लिख सकते जो वेरीफाई ना हो सके। जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल दिया कि जीयूआई जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये अगर आप लिख दिया जीयूआई शुड बी गुड, अगर जीयूआई शुड बी गुड लिख दिया तो वेरीफाई कैसे करेंगे आप उसको? हाउ यू आर गोइंग टू वेरीफाई इट? यू विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई इट until unless it has some or the other thing which can be written in a manner, इस तरीके से लिखा जाए इसका वेरिफिकेशन हो सके। GUI must contain a pull down menu, अगर ऐसे लिखेंगे तो वेरीफाइबल है। फिर चौथा सवाल है, सपोज द एनालिस्ट ऑफ अ लार्ज प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एफर्ट हैज प्रिपेयर्ड द एसआरएस डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव एसे। अब पूरा सवाल इसी पे है कि नैरेटिव एसे में अगर आपने लिख दिया तो आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगे, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स जो एसआरएस डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा आगे के लिए डेवलपमेंट के लिए। तो आपने ऐसे लिख दिया, आपने पॉइंट वाइज ना लिखे। या एसआरएस का जो तत्वाधान है, जो तरीका है, जो एक उसके लिए गाइडलाइन तैयार की गई है जो मैंने आपको बताया अपने डिस्कशन में, तो वो जो आपको एक फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन में अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी पड़ेगी। और नैरेटिव ऐसे अगर आप लिखते हैं तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, वो इस सवाल में पूछा गया है। देखिए इसके लिए उत्तर ये होगा कि आप जब ऐसे की तरह लिख देंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि आप उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे। जब आपने ऐसे की तरह लिख दिया है, आपने पॉइंट वाइज तो लिखा नहीं है, तो मॉडिफिकेशन अगर कहीं जगह करना पड़ा, अगर ऐसे लिखेंगे तो कई जगह करना पड़ेगा आपको, बहुत सिंपल चीज़ आपको बहुत जगह करने पड़ेंगे। अब ऐसे लिख देंगे तो कई जगह कई चीज़ें आएंगी, वो एम्बिगुअस हो जाएंगी, इम्प्रेसाइज हो जाएंगी, कंप्लीट नहीं होगी या कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी। अगर आपने कोई चीज़ एक पैराग्राफ में लिखी, कंक्लूजन में कुछ और लिख दिया तो वो सब चीज़ें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर आप डिजाइन कोड और टेस्ट डॉक्यूमेंट की बात करें, जब हम डॉक्यूमेंट बताएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एसआरएस में ये होता है ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, यानी ट्रेसिबल होना चाहिए। हर एक रिक्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं से ट्रेसिबल होना चाहिए। आप उसको जो भी बनाएंगे आप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो एसआरएस में दिया गया है। अगर आप ट्रेस नहीं कर सकते तो अगर ऐसे में लिखेंगे तो आप कैसे ट्रेस करेंगे। 5वां सवाल है, डिस्कस द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल का मतलब समझिए कि फॉर्मल का मतलब ये होता है कि आप इसमें लॉजिक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैथमेटिक्स या और ट्रिपल कैलकुलस, जो भी आपके फॉर्मेशंस हैं, अलग अलग जो मैथमेटिक्स के एलिमेंट्स हैं, उनसे आप रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर रहे हैं। और इनफॉर्मल मतलब ये है कि आपने लिख दिया कि पहला ऐसा रिक्वायरमेंट लिख दिया कि हम ये चाहते हैं कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्लिक करें तो एक लाइन बन जाए, ऐसे करके आप अगर लिख देते हैं तो ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो इनफॉर्मल होगी, फॉर्मल मैथमेटिकल होती है। तो अगर आप फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लगते हैं तो ये आपको रिगर एनकरेज करती है। किस तरीके से कि आप क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स डाल रहे हैं, ये प्रिसाइज होती है, ये फॉर्मल स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रिसाइज, क्योंकि इसमें मैथमेटिकली आपको चीजें बताई जाती हैं, लिखी जाती हैं। और अगर मैथमेटिक्स है तो कोई ना कोई रीजन होगा, वो प्रूविंग उसकी हो सकती है।
जो फॉर्मल मेथड है वो एडवांस्ड है, यानी कि सब कुछ जो चीजें आप जैसे ये लिख सकते हैं वो ऑलरेडी इस लेवल पे है जहां पर आप वेल डिफाइंड सिमेंटिक्स लिख सकते हैं। जो भी आप लिखेंगे वो आप ऑटोमेटिकली कि आप सिस्टम बनाने के लिए जाएंगे तो उसमें एम्बिग्युइटी नहीं रहेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स है। आप एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 लिख रहे हैं तो एक्स और वाई दोनों मिलकर 2 बनाएंगे, इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी तरीके से जब मैथमेटिकल बेस ले रहे हैं आप फॉर्मल मेथड में, तो आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, इसके एनालिसिस को, स्पेसिफिकेशन के एनालिसिस को। इनफॉर्मल स्पेसिफिकेशन में एक ही खासियत है कि वो आराम से समझे जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इनफॉर्मल स्पेसिफिकेशन ही यूज करते हैं। अब अगला सवाल है, व्हाई इज द एसआरएस डॉक्यूमेंट आल्सो नोन एज ब्लैक बॉक्स स्पेसिफिकेशन। ब्लैक बॉक्स स्पेसिफिकेशन क्यों होता है? जैसे मैंने आपको बताया, ब्लैक बॉक्स का मतलब ये होता है कि आपको ये बताना है एसआरएस में कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं बताना। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट ही आपको एक्सटर्नली विजिबल बिहेवियर डिस्क्राइब करता है, जो बाहर से देखने के लिए योग्य है, जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। लेकिन इंटरनल जो है उसके बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की जाती है। फिर सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूजर्स इन द एसआरएस डॉक्यूमेंट एंड व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है। ये जो कैटेगरीज है इसमें इन लोगों को या इन पर्सनल को हम स्टेक होल्डर भी बोलते हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं रोल होता है, ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ इम्पार्ट करते हैं या इधर से लेते हैं। जैसे यूजर, कस्टमर्स और मार्केटिंग पर्सन, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, टेस्ट इंजीनियर्स हो गए, यूजर डॉक्यूमेंट राइटर्स हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गए, मेंटेनेंस इंजीनियर्स हो गए। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसमें जुड़े हैं और वो कहीं ना कहीं एसआरएस डॉक्यूमेंट एज अ बाइबल उसको ट्रीट करते हैं और उससे कई चीजें पढ़ते हैं और उसमें कई चीजें इनपुट देते हैं। तो सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक एक करके देखते हैं हम। तो यूजर, कस्टमर, मार्केटिंग पर्सनल की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? इनकी ये रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि ये जो ऑडियंस है जिनकी मैं बारे में बात कर रहा हूँ, कि जो सिस्टम बनाया जा रहा है वो मीट करे रिक्वायरमेंट को, उनकी नीड्स को मीट करे। सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर जो डेवलप करने वाले हैं वो एसआरएस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली वो बनाना है जो कस्टमर चाहता है। टेस्ट इंजीनियर क्या करते हैं, उनका जो मेन इस एसआरएस से संबंध होता है वो ये है कि आप फंक्शनैलिटी समझ सकें, ताकि जब आप टेस्ट करें और वैलिडेट करें कि भाई कोई चीज हमने ठीक बनाई है कि नहीं बनाई है, तो वो क्लियरली एसआरएस में डिस्क्राइब्ड है, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, वो आप तभी बना सकते हैं जब आपको रिक्वायरमेंट क्लियर हो। यूजर डॉक्यूमेंटेशन राइटर का जो इससे संबंध है एसआरएस से, वो ये है कि डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया जाए ताकि आप इस यूजर डॉक्यूमेंट राइटर जो राइट कर रहा है वो एसआरएस को लेके बनाएगा। एसआरएस में जो चीज है वही तो आप मैनुअल में देंगे और कोई एक्स्ट्रा चीज तो दे नहीं सकते। इसी तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि उनको ये पता रहे कि वो कॉस्ट और टाइम कैसे एस्टिमेट करेंगे, और वो सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है जो अपने प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए लगाएंगे वो यही एसआरएस से ही लेना चाहेंगे। मेंटेनेंस इंजीनियर का मतलब ये है कि जो मेंटेन करेंगे, आगे चल के मेंटेन करने वाले हैं, तो वो अगर फंक्शनैलिटी को समझ जाएंगे तभी तो मेंटेन कर सकते हैं। अगर फंक्शनैलिटी की नॉलेज इनको क्लियर नहीं है तो वो ना कोड समझ पाएंगे ना डिजाइन समझ पाएंगे, और उसके बाद जब ये दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी तो फिर वो आगे कैसे मॉडिफिकेशन को हेल्प करेंगे। जो मॉडिफिकेशन होंगे, जो चेंज होंगे, वो सारी की सारी तभी हो पाएंगी जब वो एसआरएस को समझ सके या एसआरएस से जो चीजें आ रही है उनको उनके लिए भी लिखित हो। अब आती है ट्रेसेबिलिटी की। आप क्या समझते हैं ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट से, और ये ट्रेसेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या आपके एसआरएस में? तो ट्रेसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज कर रहे हैं, चाहे वो डिजाइन कर रहे हैं, चाहे टेस्ट बना रहे हैं, आप टेस्ट केसेस बना रहे हैं, डिजाइन कंपोनेंट बना रहे हैं, या फिर एक्चुअल कोडिंग कर रहे हैं, तो जो भी चीज आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एसआरएस से रिलेट होनी चाहिए, वरना आप क्या चीज बनाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें है ट्रेसेबिलिटी की, कि अगर हम ये जानना चाहें कि अलग अलग फेज में हम क्या काम कर रहे हैं, वो फेज में जो काम कर रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई तो एक इनपुट थ्राइव होना चाहिए, इनपुट थ्राइव। तो ये ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक आपको बताती है कि कौन कौन सी चीज अगर हम बाई चांस उधर चेंज करते हैं एसआरएस में तो कहाँ चेंज होने वाला है, क्योंकि एसआरएस में चेंज मतलब ये डिजाइन कोड में भी चेंज होने वाला है, तो इन चेंजेस का भी ध्यान रखना है। और दूसरा ये है कि जो बग, अलग अलग रिक्वायरमेंट का जो बग है वो किस तरीके से प्रोपोगेट करने वाला है, कहाँ होने वाला है, ये सारी चीजें ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स या ट्रेसेबिलिटी से होगी। ट्रेसेबिलिटी का सीधा मतलब ये है कि आगे के फेजेस में आप जो भी काम करें वो कहीं ना कहीं से रिलेट होनी चाहिए एसआरएस से, तभी आप वो एसआरएस को मेन मानते हैं और उससे रिलेटेड ही चीजों को बनाते हैं, उसको वो प्रारूप या आयाम देते हैं। अब सवाल है ट्रू और फॉल्स का। पहला है कि एप्लीकेशन डेवलप यूजिंग 4GL वुड नॉर्मली बी मोर एफिशिएंट एंड रन फास्टर कंपेयर्ड टू एप्लीकेशन डेवलप यूजिंग 3GL। अब 4GL की हमने जब बात की थी तो अब उसकी अच्छाइयां बताई थी। 4GL को देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यार कुछ एडवांस है, जैसे 4G आया 3G के बाद तो उसकी स्पीड एकदम आप 1 Gbps तक मानने लगे कि भाई ये भी 1 Gbps तो मिलेगी मिनिमम जो उसकी थ्रेशोल्ड है। अब इसको देख के लगता है कि हाँ भाई ये सही होगा, लेकिन उत्तर इसका फॉल्स है, क्योंकि जो 4GL की इंप्लीमेंटेशन है वो दैट लीड टू वेरी जनरल सॉल्यूशन वेयर कॉमन एब्स्ट्रैक्शन अक्रॉस ऑल सिमिलर एप्लीकेशंस हैव बीन पैरामीटराइज्ड। तो होता क्या है कि जो कॉमन एब्स्ट्रैक्शन है, यानी कि जो अलग अलग लेवल पे आप चीजें बना रहे हैं, अलग अलग हायरार्की लेवल पे, वो एप्लीकेशन जो एक जैसे भी है वो अब दैट हैव बीन पैरामीटराइज्ड।
तो अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग चीज यूज होती है, लेकिन 4GL क्या करता है इन सबको मतलब इसका एक जनरल सोल्यूशन बना देता है सारे जो कॉमन एब्स्ट्रैक्शन है उनको लेके। तो इससे क्या होता है कि इनएफिशिएंट हो जाता है आपका जो एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन वो इनएफिशिएंट हो जाता है। ये इसका ड्रॉबैक, इसीलिए फास्टर की बात नहीं कर सकते, बाकी चीजों में तो अच्छा है। इसी तरीके से बी है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन कैन नॉट बी एम्बिगुअस। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन एम्बिगुअस नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इसमें हम वेल डिफाइंड सिमेंटिक्स यूज करते हैं, मैथमेटिक्स होती है इसमें, लॉजिक, और मैंने जैसे बताया आपको ट्रिपल भी यूज कर सकते हैं, आप लॉजिक वगैरह सब यूज करते हैं। तो अगर आपने मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर ली तो एम्बिग्यूटी का सवाल नहीं उठता है। बस इसमें एक बात है कि जो आप बना रहे हैं वो जो बनाने वाला है वो गलत लगा दे। फिर सी है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन कैन नॉट बी इनकम्प्लीट। ये फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि जो बना रहा है अगर उसने उसमें फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में चीजें दी नहीं है तो फिर तो इनकम्प्लीट रहेगी। डी है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट। ये भी फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि जब जो बना रहा है अगर वो से इनकंसिस्टेंट कर दे, जैसे x + y बोला इक्वल टू 2 बोला, x - y इक्वल टू 2 के लिए मैथमेटिक्स लिख दे, तो इनकंसिस्टेंट हो गया है। ई है, द सिस्टम टेस्ट प्लान कैन बी प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन फेज। इन्होंने पूछा है कि आपने एक बार जब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बना लिया तो क्या आप टेस्टिंग का प्लान बना सकते हैं? या टेस्टिंग की बात नहीं हो रही है, या टेस्ट प्लान बनाने की बात हो रही है, जिसे हम टेस्ट केसेस जनरेशन कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं इसमें। सिस्टम एक बार आपने जब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बना ली उसके बाद आप सीधा के सीधा टेस्ट प्लान बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास फंक्शन रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन है उस सिस्टम की, तो आप सीधा उसके बाद आप टेस्ट केस जनरेट कर सकते हैं। अब 10th क्वेश्चन है इसका, ये है, व्हाट आर द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मॉडल ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन मेथड एंड प्रॉपर्टी ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन मेथड। मॉडल ओरिएंटेड और प्रॉपर्टी ओरिएंटेड में क्या अंतर है? जो स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम कैन बी इधर अ लिस्ट ऑफ इट्स डिजायरेबल प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टीज की लिस्ट अगर आप ऐसे बना देंगे तो वो प्रॉपर्टी ओरिएंटेड अप्रोच हो जाएगा। और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाएंगे जिसको हम अलग अलग इस तरीके से मॉडल के रूप में बनाएंगे तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट मॉडल कहते हैं। मॉडल के रूप में जब बनाने को कहते हैं तो उसे हम मॉडल ओरिएंटेड अप्रोच कहते हैं। बी हो गया, कंपेयर द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ प्रॉपर्टी ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन और द मॉडल ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन। इनके एडवांटेज बताना है आपको। तो प्रॉपर्टी ओरिएंटेड अप्रोच बनाते हैं जब उसको यूज करके आप जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बाय स्पेसिफाई सिस्टम बाय कंजंक्शन ऑफ एक्सियम्स। तो आप क्या करते हैं जब इस तरीके से चीजें इस्तेमाल करते हैं तो आप स्पेसिफिकेशन को आगे चल के चेंज कर सकते हैं। जबकि अगर मॉडल ओरिएंटेड मेथड आपने बनाया तो कोई इसमें लॉजिकल कंजंक्शन या डिसजंक्शन तो होते नहीं है, और इसके कारण कोई माइनर चेंज भी आप करेंगे तो पूरी तरह सिस्टम को ओवरहॉल करना पड़ेगा, पूरी तरह सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। सी है, नेम एट लीस्ट वन रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलर प्रॉपर्टी ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन टेक्निक एंड वन रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन टेक्निक। तो इसमें यह है जो प्रॉपर्टी ओरिएंटेड है उसमें एक्सियोमेटिक है, एल्जेब्रिक स्पेसिफिकेशन स्टाइल है। मॉडल ओरिएंटेड में आपका एफएसएम है, पेट्रीनेट्स है। अब ये इसमें सवाल है कि आपको रिक्वायरमेंट दी गई है कि इस टेम्परेचर पे ये होना चाहिए, ऑन या ऑफ होना चाहिए, वाटर शावर, हीटर, टैंक फिल हो जाए तो क्या होना चाहिए, ये प्रेशर इतना हो जाए P1 तो क्या होना चाहिए, अगर दोनों इस लेवल पे पहुंच गए तो क्या ऑन ऑफ होना चाहिए। तो ये सब सवाल है, इसके लिए आपको क्या बनाना है, डिसीजन टेबल। तो आई होप आई कैन लीव दिस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री बहुत अच्छे से मैंने आपको डिस्कशन बताया है, आप इसको बना सकते हैं। इसी तरीके से ये 12, 13, 14 इसमें भी आपको डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल्स बनाने हैं, तो इसको भी आप एज एन एक्सरसाइज दीजिए, कोशिश करिए इसको बनाइए। और अगर नहीं हो पाता है तो आप मुझे कमेंट दीजिए और मैं इसको आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से ये एक और सवाल है, प्री एंड पोस्ट कंडीशन आपको डालनी है एक्सियोमेटिक तरीके से, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से जो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है वो आने चाहिए। ये है सेम चीज आपका एल्जेब्रिक स्पेसिफिकेशन, आपको मेथड लगाना है इन दोनों में। तो 18वें सवाल पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटेबल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। कौन सी ऐसी लैंग्वेज होती है जो एग्जीक्यूटेबल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज एसआरएस के संदर्भ में होती है। आपको कमर्शियली अवेलेबल एग्जीक्यूटेबल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज भी बतानी है। तो देखिएगा इसमें, इफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम इज एक्सप्रेस फॉर्मली और बाय यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप उसको फॉर्मली कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यूज करना चाह रहे हैं कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लॉजिक या ट्यूपल कैलकुलस, इनके हिसाब से अगर आप स्पेसिफिकेशन जनरेट करना चाह रहे हैं या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी स्यूडो कोड के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो आप ये पॉसिबल हो सकता है कि आप डायरेक्टली स्पेसिफिकेशन को एग्जीक्यूट कर दो। स्पेसिफिकेशन बाय देमसेल्व्स कैन बी एग्जीक्यूटेड, तो इसको हम एग्जीक्यूटेबल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कमर्शियली जो अवेलेबल है उसमें एसक्यूएल है, YACC है, लेक्स है, ये सारे इस श्रेणी में आते हैं। 19वां सवाल है, व्हाट इज 4th जनरेशन 4GL प्रोग्रामिंग टेक्निक और एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए इसका 3rd जनरेशन टेक्निक में। तो 4GL जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, ओनली द व्हाट पार्ट्स हैव टू बी स्पेसिफाइड, यानी कि जब 4GL आप यूज करते हैं तो आप केवल ये बताते हैं कि क्या, जैसे हमने अभी एग्जीक्यूटेबल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज देखा, ये सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कॉमनैलिटी अक्रॉस डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। अलग अलग डेटा एप्लीकेशन में 4GL ऑलरेडी एक तरीके से सपोर्टेड है। तो 4GL का जो बेस है वो है सॉफ्टवेयर रीयूज,
जहां पर जो कॉमन एब्स्ट्रैक्शन होते हैं उनको हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको पैरामीटराइज भी कर सकते हैं। अगर आप 4GL से लिखते हैं अपना जो प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो आप 50% तक मेमोरी यूसेज बचा सकते हैं, और इसी तरीके से जो एग्जीक्यूशन टाइम है आपका वो 10 फोल्ड 1/10 रिड्यूस कर सकते हैं। 20वां सवाल है, व्हाट आर ऑक्सिलरी फंक्शंस इन अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन, व्हाई आर दीज नीडेड। अब ऑक्सिलरी फंक्शन क्या है? देखिए कुछ तो फंक्शन होते हैं, जो ऑक्सिलरी फंक्शन का मतलब ये होता है वो एक्स्ट्रा फंक्शंस, वो इंटरफेस फंक्शनैलिटी जो सिस्टम की है उसके पार्ट नहीं है, ये अलग से फंक्शंस है जो हम अपने इंटरफेस प्रोसीजर को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए डिफाइन करते हैं कि देखिए साहब ये भी यूज होने वाला है। 21वां, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? एडवांटेज बताइए इसका इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए। तो जो इंक्रीमेंटल स्पेसिफिकेशन है इसका मतलब ये है, पहले आप जो स्पेसिफिकेशन है वो सिंपल टाइप के लिए बनाइए, फिर सिंपल टाइप्स को और जोड़ के आप कॉम्प्लेक्स टाइप तक ले जाइए, इसे ही हम इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। ये सवाल भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के लिए है। आई होप दैट यू विल बी एबल टू डू इट। आई लीव दिस 23 24 एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू देन जस्ट कमेंट मी, आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दिस। अब है फाइनाइट टर्मिनेशन। उन्होंने पूछा है डिफाइन द फाइनाइट टर्मिनेशन एंड यूनिक टर्मिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन। फाइनाइट टर्मिनेशन क्या होता है और यूनिक टर्मिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, और व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू सैटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टीज सैटिस्फाई करना अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन के लिए क्यों आवश्यक है। तो यूनिक टर्मिनेशन प्रॉपर्टी समझिएगा इसको ध्यान से, ये बताती है, इट इंडिकेट्स वेदर एप्लीकेशन ऑफ रीराइट रूल्स इन डिफरेंट ऑर्डर्स ऑलवेज रिजल्ट इन द सेम आंसर। यानी कि अगर आपने क्या किया कि जो रूल्स हैं, जो एप्लीकेशन जो रूल्स हैं उनको अलग अलग तरीके से ऑर्डर में भी लिखा, अलग अलग ऑर्डर में भी लिखा, तो वो सेम आंसर देने वाले। जबकि फाइनाइट टर्मिनेशन प्रॉपर्टी ये बताता है, मतलब वो एक्चुअली एक क्वेश्चन को एड्रेस करता है कि डू एप्लीकेशंस ऑफ द रीराइट रूल्स टू आर्बिट्रेरी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द इंटरफेस प्रोसीजर्स ऑलवेज टर्मिनेट। यानी कि जो एप्लीकेशंस हैं जो रीराइट रूल की तरह रूल्स को रीराइट करके लिखे गए हैं, वो इंटरफेस प्रोसीजर को लेके कभी ना कभी खत्म होते हैं कि नहीं होते। ये प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल सके एप्लीकेशन की उस प्रॉपर्टी के लिए। तो ये हमने बात की आज अपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की, जो सवाल थे आपके डॉक्टर राजीव माल की बुक के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सभी की।